अंतिम संस्मरण यात्रा के साथ आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री ज्ञान सिंह, प्रख्यात मूर्तिकार, जो अपने संस्मरण को साझा करेंगे। यदि आपके पास भी कोई संस्मरण हो, प्रोफेसर कट से जुड़ी हुई यादें हो, तो हमारे साथ जुड़कर अवश्य साझा करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रोफेसर बलबीर सिंह कट के बारे में। काफी समय पहले की बात है, जब मैं फाइन आर्ट्स में पढ़ता था और लगभग सेकेंड ईयर में पढ़ता था बेसिक कोर्स में। उस समय करीब 6 महीने से ऐसी जबरदस्त चर्चा हमारे कॉलेज में चल रही थी कि एक बहुत जबरदस्त डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर बलबीर सिंह कट स्कल्पचर डिपार्टमेंट में आने वाले हैं। चूंकि मेरा रुझान भी स्कल्पचर की तरफ बहुत ज्यादा था, तो मैं उनका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ जो तमाम टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, इनसे अलग हट करके ऐसा कौन से टीचर, कौन से कलाकार टीचर आने वाले हैं, तो मैं उनका इंतजार कर रहा था। और जब तक मैं वुड कार्विंग के साथ में सीनियरों को देख करके पत्थर भी काटना चालू कर दिया था, और चूंकि पत्थर के मामले में कट साहब को बहुत लोग चर्चा करते थे उनके आने के पहले, तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था। और फिर मैं जब थर्ड ईयर में गया, उसी समय कट साहब आए, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनके साथ में स्कल्पचर सीखना करना, बहुत सारी बातें चालू किया। तो देखिए, प्रोफेसर बलबीर सिंह कट बड़े डायनेमिक पर्सनालिटी थे। उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूं, और उनके अंदर में स्कल्पचर कह लीजिए, कलाकर्म कह लीजिए, इसके अलावा वो संगीत में भी उनकी बहुत रुचि थी। वो बीच बीच में पता नहीं मूड में रहते थे तो रविंद्र संगीत गुनगुनाते रहते थे, कभी कभी पंजाबी में भी कुछ बोल लेते थे, गा लेते थे। और उसके साथ में देखिए, कॉलेज में अपने फाइन आर्ट्स फैकल्टी में कभी भी कैंप फायर करना हो, कोई एग्जीबिशन करना हो या कैंप करना हो, इन सब गतिविधियों में भी कट साहब बहुत इन्वॉल्व रहते थे। वो जबरदस्त डायनेमिक पर्सनालिटी थे। मतलब कहने के लिए हम कह सकते हैं कि वो चतुर्मुखी प्रतिभा से संपन्न थे। और एक टीचर के रूप में उनके अंदर में जो खासियत थी, वो हम बहुत ही इत्मीनान से कह सकते हैं कि कट साहब चूंकि इतने डायनेमिक सोच के थे, उनका दिमाग बहुत तरफ चलते रहता था, तो वो अपने स्टूडेंटों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि उनके दिमाग में दिल्ली और हिंदुस्तान में कहाँ क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत तरह की बातें चलती थी। तो लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि कोई भी दूसरा टीचर पूरे साल 2 साल अपने स्टूडेंट के साथ में लगा रहे और बहुत सारा गुरु मंत्र देता रहे, लेकिन कट साहब 2 साल में अगर अपने स्टूडेंटों को 2 घंटे भी दे दिए, तो वो 2 साल रेगुलर देने से ज्यादा महत्वपूर्ण कट साहब का 2 घंटा होता था। ये खुद मैं महसूस किया हूं, क्योंकि मैं मास्टर डिग्री में वो हमारे गाइड थे और हम काफी सारा बात अपने MFA के दरमियान में करना चाहते थे। तो समय टाल टाल के काफी अरसा हो जाता था, लेकिन वो आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट दे नहीं पाते थे। कॉलेज के और कामों में बड़ा बिजी रहते थे। तो देखिए, मैं जो महसूस किया हूं
कि कट साहब एक अच्छे कला गुरु तो थे और शायद कला के अध्यापक बनना उनकी मजबूरी थी। उन्हें कायदे से मेरे हिसाब से जो अब मैं महसूस करता हूं इतनी जिंदगी जीने के बाद, कट साहब को स्वतंत्र कलाकार के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहिए था। अगर वो स्वतंत्र कलाकार के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करते तो शायद देश और दुनिया में वो एक बहुत बड़ा नाम होते। बहुत बड़ा नाम बोले तो जैसे हेनरी मूर का नाम हम लोग सुनते हैं, उनकी बहुत सारी किताबें देखते हैं, लेकिन देखिए देश विदेश में और भारतवर्ष में यही अंतर है कि वहां पर लोगों को प्रमोशन बहुत मिलता है। अगर कोई अच्छा काम करने वाला है तो उसको इतना प्रमोशन मिलता है कि वो बहुत आगे बढ़ जाता है। लेकिन भारतवर्ष में क्या है, हमको यहां पर एक छोटी सी जिंदगी मिली है, इसी में अपना नाम भी बनाना है, अपना काम भी बनाना है, अपना स्टाइल भी बनाना है। और जिस समय की बात है उस समय स्कल्पचर लोगों के बिकते भी नहीं थे, अर्निंग नहीं हो पाती थी। तो उसके तहत जो है कट साहब शायद डिसाइड किए कि हमको टीचिंग में आना है, प्रोफेसर बनना है, लड़कों को सिखाना है। देखिए लड़कों को, बच्चों को सिखाना, स्कल्पटर बनाना, इसके लिए अध्यापक बनने की जरूरत नहीं है। बिना अध्यापक बने भी आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं, क्योंकि मैं मेरे लाइफ में देखा हूं कि मैं बिना किसी जॉब में रहे 30 साल तक स्वतंत्र कलाकार के रूप में काम करते हुए उदयपुर में बहुत सारे स्कल्पटर आर्टिस्टों को मैं निकाला हूं और वो आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं। ऐसा मान लीजिए कट साहब के साथ में मुझे बहुत ही व्यक्तिगत रूप में साथ में रह करके काम करने का मौका मिला। दरअसल उनके आने के पहले मुझे कार्विंग में बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट हो गया था। तो उसके बाद देखता था कॉलेज में सीनियर लोग पत्थर बड़ा अच्छा गढ़ते हैं और मैं घूम घूम के उनके पत्थर को देखता था। तो मेरा मन किया कि मैं भी पत्थर क्यों नहीं काटूं। पत्थर काटने के सिलसिले में मैं 1-2 पत्थर काट भी दिया कट साहब के आने के पहले, जिसमें बहुत जबरदस्त लाइन वर्क था। तो कट साहब आते आते ही स्कल्पचर के स्टूडेंटों में मैं एक तरह से बहुत जूनियर था, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में गया था। बाकी MFA BFA फाइनल ईयर तमाम स्टूडेंट थे। तो वो मेरा काम देख करके बड़ा खुश हुए, अब मुझे इनकरेज करने लगे। यहां तक कि मेरे हॉस्टल तक आ करके मेरे काम के बारे में बताया करते थे, क्योंकि मैं कॉलेज में के अलावा जो है हॉस्टल में भी स्कल्पचर्स वगैरह करते रहता था। कट साहब के आने के पहले मैं स्टोन काटना चालू कर दिया था। अब देखिए ये मैं काटने लगता था, ये मैं चर्चा इसलिए कह रहा हूं कि इसके तहत ही मैं कट साहब के बहुत नजदीक जा सका। तो कट साहब पत्थर के बारे में, स्कल्पचर बनाने के बारे में, उसके डायमेंशनल वैल्यूज के बारे में, ये सब चीजें हमको उनसे बहुत ही जबरदस्त ढंग से मिली हैं। वो एक नादेश्वर करके स्कल्पचर बनाए जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न के फ्रंट में आज भी रखा हुआ है। वो मुझे पता है क्योंकि उसके साथ में मैं 3 महीने काम किया। तो उनके साथ काम करते समय हमको ये महसूस हुआ कि वो पत्थर 8 टन का था। अब बनारस में ऐसी कोई क्रेन, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके द्वारा उस पत्थर को आराम से हैंडल किया जा सके। लेकिन कट साहब के हिम्मत के माध्यम से वो पत्थर हैंडल हुआ। बोले नहीं ज्ञान सिंह, ये करना है, ये ट्रिनाले में 3rd ट्रिनाले था, उसमें जाना है, इसको कंप्लीट करना है, ट्रक में लोड करना है। तो वो एक बहुत बढ़िया उनके साथ में मेरा अनुभव था। और वो स्कल्पचर लास्ट में सब जगह घूमते घूमते नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो अपने भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण जगह है, वहां वो स्कल्पचर डिस्प्ले हुआ। कहने का मतलब कि हमको कट साहब से एक बहुत बड़ी बात मिली, हिम्मत।
हिम्मत के कट साहब देखने में तो दुबले पतले थे, एकदम फिरंगी की तरह से घूमते रहते थे, अब बड़ी स्पीड में चलते थे, लेकिन उनके अंदर में हिम्मत बहुत जबरदस्त थी। अगर हमको ईमानदारी से, आत्मा से, हृदय से अगर कुछ बोलना हो तो मैं यही कहूंगा कि कट साहब से मुझे हिम्मत मिला। और हिम्मत आदमी को लाइफ में आगे जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छा, कुछ अरसे के बाद कट साहब का कोई स्कल्पचर भैसलाना में कट रहा था। भैसलाना है दिल्ली और जयपुर के बीच में, भैसलाना कोटपुतली के पास में एक जगह है जहां ब्लैक मार्बल का एक ही चट्टान ऊपर आया है, बाकी जमीनों के नीचे ब्लैक मार्बल है। वहां पर वो हमको लिवा के गए कि ज्ञान सिंह मेरे स्कल्पचर में थोड़ा हेल्प करो, और कार्विंग की दृष्टि से मैं उसमें काम करना चालू किया। तो कार्विंग की दृष्टि से उनको मैं हेल्प करने के लिए गया था। मजे की बात है कि कट साहब अपने जॉब के तहत कभी बीएचयू आ जाते थे, कभी दिल्ली चले जाते थे। वो जो मार्किंग करके आते थे वो मिट जाता था, तो फिर मैं उसको अपने हिसाब से जैसा वो बताए होते तो उसको भी ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से उसको खींचते करते चला जाता था। कट साहब आते थे, देखते थे, उनको अच्छा भी लगता था कि बहुत अच्छा है। और फिर उसी समय वो पूरी पहाड़ी को दिखाते थे। पहाड़ी को दिखा करके जो एक स्कल्पचर में डायमेंशनल, जो आगे से आगे राउंड स्कल्पचर है, उसको चारों तरफ से कोई भी दर्शक, कोई भी कला प्रेमी घूम करके देखे और एंजॉय करे और बार बार घूमे, उसके लिए बोलते थे कि देखो ज्ञान सिंह, ये चट्टान है, ये नेचर की कला है। देखो इधर ये पहाड़ है, पहाड़ में इधर से कोई ये फॉर्म आ रहा है, ये फॉर्म खत्म होते होते देखो ऊपर में एक दूसरा चट्टान का एक दूसरा आइटम आगे बढ़ रहा है, और ये दूसरा आइटम देखो वहां तक जा रहा है, उसके पहले यहां नीचे से एक तीसरा चालू हो गया। कहने का मतलब कि वो आगे से आगे, आगे से आगे कैसे जो है राउंड होते जा रहा है। वो जो पहाड़ को दिखा करके मुझे कंपोजिशन सेंस, डिजाइनिंग सेंस जो कट साहब मुझे बताते थे, वो कभी भी कोई दूसरे टीचर के माध्यम से मुझे ये चीज जानने को नहीं मिला। तो ये बहुत ही मेरे लिए अच्छी बात है कि नेचर को दिखा करके हमको सिखाया गया। और इसके अलावा कट साहब में बहुत सारी क्वालिटियां थी। वो एक तरह से बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर थे। कट साहब एक ऐसे टीचर थे स्कल्पचर डिपार्टमेंट में जिनको सारे डिपार्टमेंट के बच्चे खोजते रहते थे और कुछ न कुछ उनसे सीखते रहते थे, चाहे वो ग्राफिक डिपार्टमेंट का हो, चाहे अप्लाइड डिपार्टमेंट हो या पेंटिंग। सारे डिपार्टमेंट के लोग कट साहब को मिलते रहते थे, बातचीत करते रहते थे। और कट साहब संगीत प्रेमी भी थे। वो रविंद्र संगीत गुनगुनाया करते थे। कभी जब मूड में होते थे, खुश मिजाज होते थे, तो वो रविंद्र संगीत गुनगुनाते थे। कभी कभी पंजाबी में भी हमको समझ में नहीं आता था, लेकिन वो गुनगुनाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। खासकर ये मेमोरी उस समय की है जब वो और हम होते थे भैसलाना में या नादेश्वर जी में, जो उनका नादेश्वर करके जो स्कल्पचर बना, वहां पर भी कभी कभी ऐसा होता था कि मैं अकेला होता था और कट साहब होते थे, और अच्छा काम होता रहता था। वो देख करके संगीत गाने लगते थे। वही बात भैसलाना में भी हमारा उनके साथ में होता है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि कट साहब एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिनको बहुत लंबे समय तक कॉलेज में रहना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई, वो अचानक अदृश्य हो गए और आज तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, जो एक बहुत ही दुख की बात है। नहीं तो देखिए, उनसे ही सीख करके
मेरे अंदर में उनसे कंपटीशन करने की एक स्पर्धा हो गई थी कि कट साहब, और वो कारण भी है क्योंकि जब मैं पढ़ता था शुरू में पत्थर में काम करता था, तो मेरे ही गांव देश के मेरे घर के कोई इंसान जा करके देखा ताका और मेरे पिताजी को बोल दिया कि अरे ज्ञान सिंह पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा है, सिल लोढ़ा बनाता है। तो अब वो सिल लोढ़ा फिर मेरे पिताजी इंक्वायरी करने के लिए गए और देखे ताके समझे और मुझे समझाने लगे। हम के पिताजी बाबू ऐसा है, यही पढ़ाई पढ़ के हमारे कट साहब हैं, इतने बड़े प्रोफेसर हैं, उनको बहुत बड़ी तनख्वाह मिलती, बहुत मान सम्मान है। बोले ऐसा है? बोले हाँ, हमको करने दीजिए। तो फिर धीरे धीरे कट साहब की तरह से मैं बनने की कोशिश किया, लेकिन जो मैं उनको इतने साल तक लगातार देखा था कि ये बड़ा परेशान रहते हैं टीचिंग में भी और स्कल्पचर करने में, चुनाव जा रहे हैं, इस तरह की जो बातें होती थी, तो मैं बड़ा क्लियर कंसेप्ट रखता था कि आदमी को मेरे हिसाब से वन साइडेड होना चाहिए, जिससे कि वो उस साइड में एकदम पीक पर जा सके। इसीलिए मैं डिसाइड किया कि मैं जॉब नहीं करूंगा, और जब फ्रीलांस स्वतंत्र रूप से काम करता मैं उदयपुर में गया, और स्टूडेंट लाइफ में भी मेरे अंदर में एक प्रतिस्पर्धा रहती थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी जबरदस्त इंसान से आप प्रतिस्पर्धा कर लीजिए तो आपका विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। मैं स्वतंत्र रूप से शुरू से ही करना चालू कर दिया मास्टर डिग्री पूरा होने के बाद। तो हम दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते करते वो क्या कर पा रहे हैं, मैं क्या कर पा रहा हूं, वो हम थोड़ा टैली कराएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, इस तरह की मेरे अंदर में एक भावना थी। क्योंकि मैं भी बहुत कम एज में मास्टर डिग्री करने के बाद में भी ही जो है हिंदुस्तान जिंक में मुझे मौका मिला, मैं 12-13 फीट का बड़ा स्कल्पचर उनको बनाया। तो उसके बाद में मेरे अंदर में ये भावना और डेवलप हो गई। कट साहब भी बड़ा बड़ा स्कल्पचर बनाते हैं, उनका रुचि देखिए। एक तो नादेश्वर 8 टन का पत्थर है जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखा है, जो मैं बताया। मैं उनका वर्ली में नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी के बाहर करीब 15 फीट का एक स्कल्पचर देखा हूं, और जहांगीर आर्ट गैलरी के सामने ब्लैक मार्बल के पूरे बड़े बड़े चट्टान, कम से कम ये समझिए कि 15-20 टन के पत्थर में स्कल्पचर बने हुए थे, उनके मैं देखा। तो कुल मिला के जब उनको मैं देखता था तो मेरे अंदर में बहुत सारी बातें पैदा होती थी कि मैं भी 50 फीट के मार्बल के स्कल्पचर बना सकता हूं, अब बनाऊंगा कभी मौका मिला। तो देखिए वही है, प्रमोशन की बात है। भारतवर्ष में शायद कट साहब को भी ये प्रमोशन नहीं नजर आया था, इसीलिए वो बीएचयू का जॉब लिए। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि वो जॉब लेते, कतई नहीं लेते, क्योंकि वो जिस टेम्परामेंट के थे और उनको देख करके मेरा जो टेम्परामेंट बना, तो मैं तो धीरे धीरे उसका रास्ता निकाल लिया। जो मैं आने वाली जनरेशन को बताना भी चाहता हूं कि जितने लोग स्कल्पचर या किसी भी फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सबको उन्हीं के अगल बगल जॉब नहीं मिलने वाला है। जॉब मिलता है केवल 1% को, बाकी 99% को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए। जो मैं किया, उनके अंदर में एक बहुत ही डायनेमिक सोच थी जो और टीचरों में कतई नहीं थी। और टीचर सब घिसे पिटे ढंग से चलते थे, काम करते थे। कट साहब की सोच थी कि हमारे कॉलेज में कभी न कभी स्वतंत्र कलाकार के रूप में जो काम कर रहा है, वो एज ए एक्सपर्ट, एज ए वक्ता कभी आएगा तो हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के तहत वो मिस्टर रमेश पटेरिया का नाम हफ्ता में 1 बार 2 बार जरूर लेते थे। रमेश पटेरिया कट साहब के समसामयिक पढ़े लिखे इंसान थे, बड़ौदा में, शांति निकेतन में। अब इनका कहां पर दोनों का मिलान हुआ था, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ही जबरदस्त कारबर थे।
स्कल्प्टर थे। तो कट साहब हम लोगों में, अपने छात्रों में, पढ़ाई के बाद में जॉब के पीछे नहीं फंसे रहे, जॉब के पीछे चक्कर नहीं लगाते रहे, तो बार बार बोलते थे, ज्ञान सिंह देखो ऐसा है, रमेश पटेरिया मेरे साथ का है, अभी वो स्वतंत्र रूप से काम करता है, उसको कोई बंधन नहीं है, मकराना में जाकर के माइंस में बैठ के काम कर रहा है और दिल्ली बॉम्बे कहां शो करता है और हम लोगों से ज्यादा अर्न करता है और स्वतंत्र रहता है। ये बात मैं इतना बार सुना कि मेरे अंदर में भी वो भावना पैदा हो गई कि मैं स्वतंत्र रह के काम कर सकता हूं। ये कॉलेज का जो आपस में खींचतान होता है टीचरों का, प्रोफेसरों का, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डीन, डायरेक्टर बनने के लिए, मुझे कभी नहीं जचा। तो ये सब स्थिति परिस्थिति में कट साहब के सराउंडिंग सब सीखा। कट साहब ही एक ऐसे इंसान थे, आज तक मुझे कभी मालूम नहीं पड़ा कि कॉलेज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक्सपर्ट आया हो जो टीचिंग में ना हो, और अगर जो टीचिंग में नहीं है उसको एज ए एक्सपर्ट करके बुलाए तो फर्स्ट जो है हमारे प्रोफेसर बलबीर सिंह कट साहब थे, जो रमेश पटेरिया को बुलाए थे। क्योंकि रमेश पटेरिया के संपर्क में रहने का एक बार दो बार मुझे मौका मिला था, तो काफी कुछ मैं उनसे भी सीखा था। ये जो सीख थी मिस्टर बलबीर सिंह कट की वजह से मुझे मिल पाया था, उनसे बातचीत कर किया। तो देखिए, हम कहना ये चाहते हैं कि प्रोफेसर बलबीर सिंह कट से जो मैं सीखा हूं, आने वाले समय में धीरे धीरे बहुत सारी बातें मालूम पड़ेगी। उनका यूं अदृश्य हो जाना मुझे बहुत खलता है, क्योंकि उनके साथ में मैं एक प्रतिस्पर्धा की भावना पाल रखा था कि कट साहब इतने बड़े स्कल्प्टर हैं, बहुत बड़े लेवल में काम करेंगे, फ्री होने के बाद जो जॉब में रहकर नहीं कर पाए, तो उनको देख करके मैं उनसे भी बड़े लेवल में काम कर सकता हूं ना। तो बहुत तरह की बातें थी। और कट साहब बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी थे। उनकी तुलना और तमाम प्रोफेसर, लेक्चरर, डीन, डायरेक्टर से करना कट साहब की तौहीन हो जाती है। जबरदस्त इंसान थे, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूं, बहुत कुछ सीखा हूं। अब इसी के साथ मैं क्या बताऊं, बहुत सारी बातें हैं। हां, वो अपने स्टूडेंट के चतुर्मुखी विकास के लिए हर तरह से ध्यान दिया करते थे। जैसे मैं पत्थर काटने में लगा हूं, फिर बोलते थे, ज्ञान सिंह इधर बीच में हम तुमको कभी तुम्हारा स्केच नहीं देखे, ड्राइंग नहीं देखे, कहां है स्केच, कहां है ड्राइंग। तो फिर मैं उनको स्केच ड्राइंग दिखाता था, करता भी था, भाई करूंगा तभी दिखाऊंगा। और जब उधर कंसंट्रेट कर लेता था तो बोलते थे, अरे केवल स्केच से काम नहीं चलेगा, क्ले मॉडलिंग करो, कुछ मॉडलिंग करो। तो क्ले मॉडलिंग भी करता था। और क्ले मॉडलिंग के बाद में बोले, इसको मैकेट तैयार करो और तैयार कर करके रखते जाओ, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। ये अगर बना करके रखोगे तो कभी भी एक अपनी कलाकृति जो तुम क्रिएट किए उसको देखोगे तो वहां से आइडियाज आएंगे, आगे तुम काम कर पाओगे। मतलब मेटल के लिए काम करना हो तो, स्टोन के लिए काम करना हो तो, वो हर समय एक स्टूडेंट को, जो मैं महसूस किया हूं, स्कल्पचर भी करो, कार्विंग करो, ड्राइंग भी करो, स्केच भी करो, क्ले मॉडलिंग भी करो, वो ओवरऑल सब पर अपने स्टूडेंट के ऊपर नजर रखते थे। मेरे साथ तो रखे हैं, जो मैं अनुभव आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं। तो इतनी जबरदस्त सोच का इंसान की एक एक स्टूडेंट के बारे में मैं इसलिए ऐसा बोल पा रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है
तो औरों के साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। लेकिन हाँ, बहुत दुख है उनका लापता हो जाना, खलता है, बहुत खलता है। मैं उनको बहुत मिस करता हूं। हाँ, और उनको मिस करते करते एक दिन शायद मैं भी चला जाऊंगा, क्योंकि जाना तो सभी को है। तो दोस्तों, अब बहुत सारी बातें हैं। एक बैठक में किसी के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बोला नहीं जा सकता। मैं यहीं पर अपना बात समाप्त करता हूं।